गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने लेंथेनाइड्स डिस्कस करना स्टार्ट किया था। उसमें फिर हम उसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस किया। उसके बाद हमने कलर एंड स्पेक्ट्रा डिस्कस किया, ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस किया। फिर उसी में आगे हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, सारे के सारे जो लेंथेनाइड आयन हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, यानी कि वो मैग्नेटिज़्म शो करेंगे। अगर उस आयन को, उसके सोल्यूशन को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। एक्सेप्ट कौन? लेंथेनम 3+, लुटेशियम 3+, सीरियम 4+ एंड वाइटर्बियम 2+। ये आयंस मैग्नेटिज़्म शो नहीं करते क्योंकि इनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जैसे लेंथेनम के केस में इसका एटॉमिक नंबर 57 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद ये 54 बचा, तो जीनॉन 54 का कोर ही बचता है। 4f में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसलिए कोई मैग्नेटिज्म शो नहीं करेगा। लुटेशियम के केस में एटॉमिक नंबर 71 है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद ये 68 बचा, तो जीनॉन 54 के इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। फिर 68 में से 54 को हम माइनस करेंगे तो 14 बचे। इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन है एफ में, तो एफ पूरा भरा हुआ है, यहाँ पर भी कोई अनपेयर्ड नहीं है, तो मैग्नेटिज्म शो नहीं होगा। ये रिक्वायरमेंट होता है मैग्नेटिज्म के लिए कि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जो इंटरैक्ट करेगा। सीरियम 4+ एटॉमिक नंबर 58 होता है, तो ये भी लेंथेनम की तरह +4 स्टेट में 0 कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी एफ में, तो यहाँ पर भी ये मैग्नेटिज्म शो नहीं करेगा। वाइटर्बियम के केस में भी 4f14 का कोर होता है, यानी पूरा भरा हुआ है f ऑर्बिटल्स, तो ये भी मैग्नेटिज्म शो नहीं करता। लेंथेनम 3+, लुटेशियम 3+, सीरियम 4+ एंड वाइटर्बियम 4+ हैव 4f0 and 4f14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विच आर डायामैग्नेटिक एज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर पैरामैग्नेटिज्म नहीं है तो फिर क्या होता है? डायामैग्नेटिक होते हैं। जो लेंथेनाइड्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होती है ट्रांजिशन एलिमेंट से। ट्रांजिशन एलिमेंट के केस में जो मैग्नेटिज्म है वो 3d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन से होता है, जो कि बाहर की तरफ है। यहाँ पर जो मैग्नेटिज्म है वो 4f शो कर रहा है, उसके बाद 5d भी होता है और 6s भी होता है। तो 4f इनर ऑर्बिटल्स हैं, तो ये डिस्टर्ब नहीं होते, जैसे कोई मेटल आयन है। लिगेंड्स भी होते हैं बाहर इसके, एनायंस भी होते हैं, तो ये क्या करते हैं? मेटल के आउटर फील्ड को डिस्टॉर्ट कर देते हैं, उसमें चेंजेस ले आते हैं। जब हम डी ब्लॉक की बात करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। जैसे इसके आसपास ये आयंस है ना मेटल के, लिगेंड और एनायंस, तो ये इसके मोशंस को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ऑर्बिटल मोशंस को, तो उससे उसका मैग्नेटिज्म कुछ हद तक क्वेंच हो जाता है। एक पार्ट मैग्नेटिज्म का आपने पढ़ा भी होगा पिछले सेमेस्टर में। तो मैग्नेटिज्म जो है वो 2 चीज़ों से आता है। एक तो इलेक्ट्रॉन का अपने ही एक्सिस पे जो स्पिन हो रहा है, जिसको स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। एक ये किसी ऑर्बिटल में मान लो मूव कर रहा है, तो इसको ऑर्बिटल मोमेंट कहते हैं। ऑर्बिटल मोमेंट को एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डी ब्लॉक में ऑर्बिटल नहीं होता। एफ ब्लॉक के केस में क्योंकि 4f ऑर्बिटल शो कर रहे हैं मैग्नेटिज्म, बाहर वाले ऑर्बिटल्स इसको शील्ड कर देते हैं, तो इनका मोशन क्वेंच नहीं होता। तो यहाँ पे आपको स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी मिलेगा और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट भी मिलेगा। ठीक है, आगे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। थोड़ी सी नई चीज़ है, आपने वैसे पढ़ा तो हुआ होगा लेकिन थोड़ा सा नया है कि मैग्नेटिक मोमेंट 2 तरीके से राइज होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के। एक तो उसमें स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है ड्यू टू स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स ओन एक्सिस, जैसे अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, ठीक है, जिससे हम डे और नाइट आता है खुद की एक्सिस पे रोटेट करने से। फिर एक होता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की, वो एक पर्टिकुलर
डायरेक्शन में, शेप में भी मूव कर रहा है। तो जैसे कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड रोटेट कर रही है, तो वो उसका ऑर्बिटल मोशन हो जाएगा। तो ये ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में मैग्नेटिक मूवमेंट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट से आता है, बिकॉज डी ऑर्बिटल्स आर नॉट वेल शील्डेड फ्रॉम सराउंडिंग एनवायरमेंट एंड टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन विद लिगेंड। जो मैंने पीछे बताया था, डी ब्लॉक के केस में जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो सिर्फ इसकी वजह से आएगा। ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लिगेंड्स, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट रिस्ट्रिक्टेड और कैन बी क्वेंच्ड, सो देयर मैग्नेटिक मूवमेंट कॉरस्पॉन्ड टू म्यू स्पिन ओनली वैल्यूज। जो आपके पास फॉर्मूला आता है अंडर रूट n इंटू एन प्लस टू। एन क्या है? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो ये हमने यूज़ भी किया है पिछले सेमेस्टर में। हाउएवर दिस रिलेशन इज नॉट वैलिड इन केस ऑफ f block elements because f orbitals are well shielded, so ligand field does not restrict orbital motion of electron। जो 4f ऑर्बिटल है वो शील्डेड है बाहर के एनवायरनमेंट से, क्योंकि यहाँ पे 5d भी है, फिर 6s भी है, तो इन्हीं में डिस्टॉर्शंस आएंगी, कोई आएंगी तो अंदर तक असर नहीं आता, तो इनकी कोई भी मोशन क्वेंच नहीं होती, रेस्ट्रिक्ट नहीं होती। So orbital contribution does not get quenched, therefore their magnetic moment is, तो इस वैल्यू के साथ ये इसके बराबर भी हम शो कर सकते हैं अंडर रूट 4s इंटू एस प्लस 1। एस क्या होता है? स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। जैसे एक इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैल्यू हाफ होती है, दो हैं तो हाफ प्लस हाफ हो जाएगी, इस तरीके से होता है। यहाँ पर हम ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन एल से दिखाते हैं। एल होता है, जैसे एस क्या है? रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर। तो इनकी वैल्यूज़ को जोड़ के जितने भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है आपके पास रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर आ जाता है। एल है आपका रिजल्टेंट ऑर्बिटल मोमेंटम क्वांटम नंबर। आपको यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं करना, जस्ट एक फॉर्मूला रिमेंबर रखना है ताकि आप इसको एक्सप्लेन कर सकें। ये हम यूज़ नहीं करेंगे, ये वाला फॉर्मूला, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो यहाँ पर ये टेबल दिखाया है, इसमें हम क्या देख रहे हैं? मैग्नेटिक मोमेंट देख रहे हैं। थ्योरेटिकल TH क्या बता रहा है? थ्योरेटिकल वैल्यू जो हमने इस फॉर्मूला से निकाली, यहाँ पर है वो, ये वाली टेबल। और फिर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है म्यू की। म्यू क्या है? आपका मैग्नेटिक मोमेंट। तो हमने क्या देखा? ये ऑलमोस्ट मैच कर रही है। देखिए आप, ऑलमोस्ट कंपैरेबल वैल्यूज़ आपको मिल रही हैं, जो कि एक आधे केस में थोड़ा डेविएशन आ रहा है, बाकी एक अच्छा आपको डाटा मिला हुआ है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ हैं इधर हमारी। तो ये सभी आयंस के लिए, आपको याद नहीं रखना, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर आपको मन हो तो एक दो की याद रख लेना, ठीक है, रिलेट करने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा टेबल नहीं आप याद रख सकते। मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो एटॉमिक, तो मैग्नेटिक मोमेंट एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। फिर ये क्वेश्चन आ जाता है, देखो ये वाले आयंस आपको याद रहने चाहिए। लेंथेनम 3+, यहाँ पे F0 हो जाता है 3+ में। गैडोलिनियम 3+, यहाँ पे F7 है। और ल्यूटीशियम 3+, यहाँ पर F14 है। यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो सिर्फ स्पिन से आएगा, ठीक है, यही एग्ज़ाम में आता है। जैसे आपसे पूछेंगे गैडोलिनियम 3+ आयंस का मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कीजिए, इसी पे क्वेश्चन आता है जो मैंने यहाँ किया हुआ है, अगर आएगा तो। जैसे 1 मार्क में यहाँ पर ऑर्बिटल मोमेंट 0 होता है, क्योंकि यहाँ तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है जिसका कोई मूवमेंट होगा। यहाँ पे जैसे F7 है तो सबका जो सेटअप है वो सेम है, कोई एक्सचेंज होगा तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे 7 ऑर्बिटल्स हैं अगर F, तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे फिर कोई खास ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होता। और 14 के केस में सारे भर गए, तो यहाँ पर भी कोई ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं है। जहाँ पर लैंथेनम और ल्यूटीशियम के केस में
कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो एस की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तो ये ओवरऑल वैल्यू ज़ीरो आती है। ये आपको याद रहना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है इस वाले प्रॉपर्टी में। फिर गैडोलीनियम की केस में अनपेड इलेक्ट्रॉन 7 हैं, तो और ये कंट्रीब्यूशन तो है नहीं, तो बचा क्या, एस की वैल्यू जैसे मैंने पहले बताया था, एन की वैल्यू 7 है, एस की वैल्यू हाफ है, तो दोनों तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं म्यू को। पिछले सेमेस्टर में मैंने कहा था कि सिर्फ इस फॉर्मूला को याद रखना, एस वाली फॉर्मूला में थोड़ा कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे यहाँ कैलकुलेट करके दिखाया है, एस की वैल्यू हाफ है, 7 इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगी 7/2, 7 इंटू हाफ 7/2, आप उसको पुट करिए 4 इंटू 7/2, 4s इंटू s प्लस 1। तो जब इसको सॉल्व करते हैं अल्टीमेटली 7.9 बोहर मैग्नेटॉन वैल्यू आती है। यूनिट बहुत ज़रूरी है लिखना, यूनिट से ही पता चलता है क्या है। जैसे आपसे वेट पूछा जाए, आप कहें 69, लेकिन 69 क्या, केजी, पाउंड क्या है, तो उसी से हमें पता चलेगा। अब यहाँ पर जो 7 है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उससे हम n इंटू एन प्लस 2 से भी ये वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, मैंने एक ट्रिक भी बताई थी आपको, ध्यान हो तो, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वैल्यू जो है मैग्नेटिक मोमेंट की उसी से स्टार्ट होगी, उसी लेटर से, ठीक है। और ये हमेशा 1 पॉइंट, जैसे एक इलेक्ट्रॉन है तो 1.73 होती है, तो 7 से ज़्यादा ही होएगी। मान लो आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा तो 7.7 लिख देना, कम मत लिखना। यहाँ पे दूसरा डिजिट जो है ना 7 से नीचे मत लिखना। दो, अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है 2.84 होती है ये, 82 या 84, तो इस तरीके से वैल्यू आती है। मान लो आपको कैलकुलेट करना नहीं भी आ रहा, कई बार बच्चे पता है क्या गलती करते हैं, जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक है, यहाँ पे n+1 यूज़ कर लेते हैं, तो उससे पूरा रिजल्ट गलत आ जाता है। तो हमेशा याद रखना, जो n की वैल्यू है मैग्नेटिक मोमेंट का आंसर उसी वर्ड लेटर से स्टार्ट होता है, उसी नंबर से। तो ये एक ट्रिक भी है और ये याद होनी चाहिए आपको। इतने सालों से आप पढ़ रहे हो साइंस, तो आपको थोड़ा सा आइडिया भी होगा क्या हो रहा है, ठीक है। फिर अब आगे चलते हैं। तो जब हमने इन वैल्यूज़ को प्लॉट किया, जैसे जो ये पीछे टेबल था ना, धीरे धीरे देखो बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, ऐसे चल रहा है ना। एक डिप आया इधर समारियम पे, फिर से राइज हो रहा है, फिर यहाँ वाइटरबियम पे डिप है। वाइटरबियम में थोड़ी प्रॉब्लम, वो बताया था ना, वाइटरबियम और यूरोपियम थोड़े से अलग होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो लैंथेनाइड्स का मैग्नेटिक मोमेंट है वो इस तरीके का प्लॉट दे देता है, ग्राफ। इधर एटॉमिक नंबर है और इधर आपका मैग्नेटिक मोमेंट है। जो मैग्नेटिक, देखिए इधर देखिए, हाँ अब आप देख सकते हैं ना, ये टेबल आपको थोड़ा सा ध्यान रहेगा तो अच्छा है। अगर आप इसको अगर ये क्वेश्चन आया हुआ है डिस्कस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ लैंथेनाइड्स और आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर रहे हो, अगर तो आपको ये ग्राफ थोड़ा ध्यान होगा तो अच्छा लगेगा। जैसे याद रखना, यहाँ पे समारियम और यूरोपियम है, तो ऐसे बना देना, और फिर लास्ट में वाइटरबियम है, टॉप पे डिस्प्रोसियम है। तो एक आधा आपको याद होगा तो वो लिख दो, और नीचे एटॉमिक नंबर लिख दो इनके, ये 62, ये 63, यहाँ पर ल्यूटीशियम लास्ट में 71 और लैंथेनम से स्टार्ट कीजिएगा 57। तो इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। पूरी एक एक डिटेल नहीं हमें रखनी होती याद, हमें बस आइडिया बताना होता है कि ये है, ताकि जो एजुकेशन का पर्पस क्या है कि आप थोड़ा समझे कि क्या है। फिर मैग्नेटिक मोमेंट जो है नियोडायमियम तक राइज कर रहा है, जैसे यहाँ दिखाया है, फिर डिक्रीज करता है समारियम पे, फिर से राइज करता है अप टू डिस्प्रोसियम, जो ये वाला आयन है, फिर मैक्सिमम चला जाता है और फिर डिक्रीज करना स्टार्ट करता है। तो जो ये अनयूजुअल सा शेप आया है, ना तो ऐसे था ना ऐसे था, कुछ मतलब बीच में ऐसे आ गया। तो ये अनयूजुअल शेप जो आया कर्व में, वो किस वजह से आया कि जब f ऑर्बिटल्स, f सबशेल लेस देन हाफ फुल है, यानी कि f7 से कम है, तो जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है और ऑर्बिटल मोमेंट है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं, जो इनका इम्पैक्ट आता है वो ऑपोजिट आता है। लेकिन जब ये f ऑर्बिटल्स f सबशेल हाफ से ज़्यादा भर जाता है
तो ये साथ में वर्क करना शुरू कर देता है। तो मतलब इस तरीके से ये फैक्टर रहता है कि जो म्यू एस और म्यू एल हैं, कभी तो ये साथ में वर्क कर रहे हैं और कभी ये एक दूसरे के अगेंस्ट वर्क करते हैं, एक दूसरे की इफ़ेक्ट को कम कर देते हैं, तो वहाँ पे वैल्यू कम हो जाएगी। अगर ये साथ में वर्क करते हैं तो वैल्यू हाई चली जाती है। तो ये था आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फिर हम बात करते हैं आयनिक रेडियाई की और लेंथ एंड हाइट कॉन्ट्रैक्शन की। ये बहुत फेमस शब्द है और फेमस क्वेश्चन भी है। कोई बच्चे सोचते हैं इंपॉर्टेंट बताओ, तो ये इंपॉर्टेंट है, लेंथ एंड हाइट कॉन्ट्रैक्शन, ये आपको आना चाहिए। अब लेंथ एंड हाइट कॉन्ट्रैक्शन है क्या? जैसा कि हम सब जानते हैं कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं। जैसे हम पीरियड्स में जा रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं तो साइज़ बढ़ना चाहिए, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपेंड हो जाता है। जबकि आप एक पीरियड में जब मूव करते हो पीरियोडिक टेबल में, यानी लेफ्ट से राइट, तो उसी शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं जैसे, तो एटॉमिक साइज कम हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लेंथ एंड हाइट के केस में इट इज़ ऑब्जर्व्ड रेडियाई डिक्रीजेज इन गोइंग फ्रॉम सीरियम टू lutetium, but decrease is very small from M3 positive ionic for M3 positive ionic radii। सीरियम के लिए वैल्यू है 1.03 एंगस्ट्रॉम और ल्यूटीशियम के लिए वैल्यू है 0.86 एंगस्ट्रॉम। तो बहुत थोड़ा सा डिक्रीज आप देख सकते हो, ठीक है, 0.17 एंगस्ट्रॉम का डिक्रीज है फॉर इंक्रीज, और एटॉमिक नंबर 14 बढ़ गया है, लेकिन डिक्रीज कितना आया, सिर्फ थोड़ा सा 0.17 एंगस्ट्रॉम। तो ये वाला जो ग्राफ है ये बहुत ही अच्छा ग्राफ है इसको शो करने के लिए। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना, सिर्फ ये याद रखना है कि 57 से 71 दिखाई है बस लास्ट वाला ल्यूटीशियम। फिर यहाँ से स्टार्ट करना है, सीरियम 58 होता है, तो यहाँ पे वैल्यू दिखा दो 1.03 एंगस्ट्रॉम, और यहाँ पर ल्यूटीशियम के केस में ये है 0.86 एंगस्ट्रॉम। तो जब मैं पढ़ रही होती थी ग्रेजुएशन में तो मुझे ये वैल्यू याद रहती थी, मैं रखती थी इनको याद ताकि मेरा आंसर अच्छा अटैम्प्ट होए। तो आप भी याद रख सकते हो, थोड़ा आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगी। तो जो ये डिक्रीज है ये बहुत स्मॉल है इन कंपैरिजन टू अदर ग्रुप और पीरियड, ठीक है। और क्योंकि आपको पता है एफ ब्लॉक है बिल्कुल वो एक ही ग्रुप में सारे के सारे ऐड ऑन होते हैं क्योंकि 4f ऑर्बिटल्स में ऐड हो रहे हैं। और अगर आप एटॉमिक रेडियाई की बात करते हो, ये हमने आयनिक रेडियाई का डाटा देखा था, तो एटॉमिक रेडियाई के केस में सीरियम से जब आप ल्यूटीशियम की तरफ जा रहे हो तो 1.65 एंगस्ट्रॉम से 1.56 एंगस्ट्रॉम यानी 0.09 एंगस्ट्रॉम का डिक्रीज है, जो कि और भी कम है, लेकिन हो रहा है, ऐसा नहीं है यहाँ पे कोई बीच में हम्प नहीं है, चेंज नहीं है, डिक्रीज ही है। तो हम लेंथ एंड हाइट कॉन्ट्रैक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, दिस स्मॉल स्टेडी डिक्रीज इन आयनिक और एटॉमिक रेडियाई atomic size of the lanthanides with increase in atomic number is called lanthanide contraction। इसका cause क्या है? In lanthanides 4f electrons are added 1 electron at each step। 4f electrons shielding effect to each other from nuclear attraction is weak due to shape of 4f orbitals। तो 4f orbitals में एक एक करके इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, और ये जो ऐड हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन ये एक दूसरे को शील्ड नहीं करते न्यूक्लियर अट्रैक्शन से, क्योंकि ये इनकी शेप ऐसी है कि ये एक दूसरे को हिंडर नहीं करते। तो इस वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस हो रहा है वो भी बढ़ता जाता है। तो इसलिए जो कोई इंक्रीज़ आना चाहिए था कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा एक्सपैंड हुए, साइज़ बढ़े, वो उस तरीके से इतनी तेज़ी से नहीं होता, क्योंकि अट्रैक्शन भी तेज़ी से बढ़ रहा है, जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। सो हेंस
inward pull experienced by 4f electron increases and this causes reduction in size of atom or ion giving lanthanide contraction. अच्छा, अगर आपको कुछ भी याद नहीं है, आप lanthanide contraction को कैसे बताओगे? The small and steady decrease in atomic size of lanthanides with increase in atomic number is called lanthanide contraction. इस तरीके से आपको याद होना चाहिए, ठीक है? ये इसकी डेफिनेशन है. फिर इसका कॉज क्या बताया कि 4f में जब एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो वो इफेक्टिव शील्डिंग नहीं कर रहा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z इफेक्टिव है, वो तेज़ी से बढ़ता है. तो इस वजह से साइज़ ज़्यादा नहीं बढ़ेगा और आपको लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन दिखाई देगा. इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, व्हाट इज़ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, उसका कॉज क्या है, कॉज ये बताया, फिर उसके कॉन्सिक्वेंस क्या है, उससे क्या असर पड़ता है प्रॉपर्टीज़ पे. तो सबसे पहला असर तो आप यहीं देख सकते हो कॉन्ट्रैक्शन का कि जो साइज़ है वो बहुत धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रहा है, स्टेडी डिक्रीज इन. जैसे कछुआ चलता है ना, उसको स्टेडी कहते हैं, धीरे 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 कंसिस्टेंट चलता जा रहा है. तो ये स्टेडी डिक्रीज़ है इन साइज़. और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी धीरे धीरे बढ़ती है रेगुलर. तो ल्यूटीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लैंथेनम से ज़्यादा होगी, मतलब यहाँ तक लास्ट वाले की सबसे ज़्यादा होगी. फिर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है. लैंथेनम से ल्यूटीशियम की तरफ. रिड्यूस होने का पोटेंशियल तो माइनस में है ना वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू बड़ी है. फिर रिजेम्बलेंस इन प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज ड्यू टू दिस. तो ये हमने पिछले उसमें भी बात की थी कि सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज डी ब्लॉक वाली, उनके साइज़ ऑलमोस्ट बराबर हो जाते हैं. देखो आप यहाँ देख भी सकते हो, ये देखो फर्स्ट सीरीज़ है, ये 3D है, ये 4D और ये 5D सीरीज़ है थर्ड. यानी ये फर्स्ट सीरीज़ है, ये सेकंड और ये थर्ड. अब आप यहाँ देख सकते हो ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम और वेनेडियम तक की है. वाइटर्बियम, जिरकोनियम और नायोबियम, लैंथेनम, हाफनियम और टेंटिलम. जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो साइज़ बढ़ रहा है. यहाँ पे तो इंक्रीज़ है लेकिन यहाँ ऑलमोस्ट साइज़ बराबर हो जाता है, कंपैरेबल हो जाता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो गया ना, बीच में 14 एलिमेंट्स आ गए यहाँ पे, तो इस वजह से इनके साइज़ ऑलमोस्ट बराबर हो जाते हैं. ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का. सिमिलैरिटी अमंग लैंथेनाइड्स, क्योंकि साइज़ में कुछ खास चेंज नहीं आ रहा और ये सारे के सारे ट्राइवेलेंट आयन भी बनाते हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ काफ़ी सेम हो जाती हैं, फिजिकल भी सेम हो जाती हैं, केमिकल भी सेम हो जाती हैं, तो उनकी सेपरेशन बहुत मुश्किल हो जाती है. तो ये एक प्रॉब्लम आ जाती है इससे. फिर बेसिसिटी डिफरेंस, साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है तो क्या होगा, कोवलेंट करैक्टर बढ़ जाएगा. मेटल का साइज़ अगर छोटा हो जाए तो वो एनायन को पोलराइज कर देता है, तो उससे कोवलेंट करैक्टर बढ़ जाता है. तो लैंथेनाइड आयंस का कोवलेंट करैक्टर बढ़ेगा जैसे जैसे हम ल्यूटीशियम की तरफ जाएंगे. कोवलेंट करैक्टर बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी. OH नेगेटिव को नहीं देना चाहेगा, वो रिलीज़ नहीं करेगा क्योंकि खुद ही कोवलेंट नेचर में जा रहा है. आयनिक नेचर होता है तो ईजिली रिलीज हो जाता है. तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो हाइड्रोक्साइड का कम हो जाएगा जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा. तो कई बार क्वेश्चन आता है कि जो लैंथेनम हाइड्रोक्साइड है वो ज़्यादा बेसिक है या ल्यूटीशियम हाइड्रोक्साइड. तो आपको याद रखना है कि लैंथेनम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा बेसिक है ल्यूटीशियम हाइड्रोक्साइड से. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फेवरेट भी है, बहुत बार आता है, अलग अलग तरीके से पूछते हैं इसको. और ये वाला क्वेश्चन आप समझ गए हो ना, हाइड्रोक्स डायरेक्ट यही लिख के पूछते हैं कि लैंथेनम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा बेसिक है या ल्यूटीशियम हाइड्रोक्साइड. तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कई बार इसको बता जाते हैं. ये आपने याद रखना है, यहाँ पे ज़्यादा बेसिक है. फिर हम थर्मल डिकम्पोजिशन भी देख सकते हैं ऑक्सीसॉल्ट्स का.
तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे कम स्टेबल हो जाएंगे ल्यूटीशियम की तरफ, और लैंथेनम वाला ज़्यादा स्टेबल है। और रेडियाई की अगर हम बात करें वाइटर्बियम की 3, ये किसके सिमिलर हो जाएगी? टर्बियम, होल्मियम, डिस्प्रोसियम, एर्बियम, सो दे अक्कर टुगेदर इन नेचुरल मिनरल एज हैवियर लैंथेनाइट्स। ठीक है, तो जो कैडोलिनियम बीच में आता है ना, उससे पहले वाले लैंथेनाइट्स को लाइट लैंथेनाइट्स कहते हैं, हल्के थोड़ा, और जो उसके बाद आते हैं उनको हैवी लैंथेनाइट्स हम कहते हैं। तो ये था हमारा लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पर। अब ये जो सारे पॉइंट है ना, ये आपको सारे याद रखने ज़रूरी नहीं हैं। जैसे अगर इसके कॉन्सिक्वेंस पूछे जाते हैं ना, तो कोई भी 4 कॉन्सिक्वेंस आप बता सकते हो, तो आपका स्कोर अच्छा आएगा। ठीक है, फिर आती है रिएक्टिविटी ऑफ लैंथेनाइट्स। ये हाईली रिएक्टिव है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, और डी ब्लॉक से ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, और इनकी रिएक्टिविटी सिमिलर है क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं। ये सिर्फ किस में डिफर कर रहे हैं? नंबर ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन में। These electrons are well shielded from interaction with other elements by overlying 5s, 5p and 6s electrons। तो 4f ऑर्बिटल्स 4f में होंगी, 4th शेल में। उसके बाद 5th शेल आएगा जिसमें कि 5s है, 5p है, 5d है। ठीक है, और फिर 6s आता है फिर। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाले इनको शील्ड करते हैं। तो सिमिलर रिएक्टिविटी होने की वजह से इनका सेपरेशन डिफ़िकल्ट होता है। फिर भी अगर हम जनरल बात करते हैं तो ये टार्निश हो जाते हैं एक्सपोजर पे, एयर मतलब अगर ये किसी की सरफेस पे प्रेजेंट है, कोटिंग हो रखी है इनकी, तो एयर के कांटेक्ट में आने पे वो थोड़ा सा डल हो जाता है सरफेस, उसको टार्निश होना कहते हैं। पाउडर फॉर्म में ये आपको ऑक्सीजन के साथ इस 2:3 रेशो में ऑक्साइड बनाते हैं। इस रेशो में अगर ऑक्साइड बनता है इसको सेस्क्वी ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे M2O3, इस तरीके का कोई भी ऑक्साइड हो, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये सेस्क्वी ऑक्साइड होता है। सीरियम जो है वो डाइऑक्साइड बनाता है, वो इस फॉर्मूला का ऑक्साइड नहीं बनाएगा क्योंकि ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। वाइटर्बियम भी प्रोटेक्टिव कोटिंग बना लेता है। जो लैंथेनाइड्स हैं ये स्लोली रिएक्ट करते हैं वाटर में, और हीटिंग करने पे हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। रिएक्ट स्लोली इन वाटर, ऑन हीटिंग गिव्स हाइड्रोजन। फिर आप अगर इनको हाइड्रोजन से ट्रीट करोगे तो ये लैंथेनम हाइड्राइड बना लेंगे LnH3 फॉर्मूला से। ठीक है, याद रखना है आपने, ये +3 के हिसाब से इनके रिएक्शन कराने हैं। फिर हेलोजेंस के साथ भी रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन से भी, सल्फर से भी, और ये रिड्यूसिंग एजेंट हैं किसके लिए? दूसरे ऑक्साइड्स के लिए। ये खुद ऑक्साइड हो जाते, मतलब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, दूसरों को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, और सीरियम को ऑक्सीजन स्कैवेंजर कहा जाता है, सल्फर का भी स्कैवेंजर है ये। यानी कि जैसे मान लो कोई मेटल ऑक्साइड है, उसको आप सीरियम से ट्रीट करोगे तो ये मेटल को फ्री कर देगा और खुद ऑक्साइड बना लेगा, तो मेटल तो रिड्यूस हो गया। यहाँ पे तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट में था, यहाँ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है, तो रिड्यूस कर दिया ना इसको, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत अच्छे। और यहाँ 2 आएगा। अब क्योंकि इन्होंने सिस्टम में से ऑक्सीजन को निकाल लिया तो उसको हम स्कैवेंजर कहते हैं। जैसे आपको पता होगा, जो आप नेचर में किसको स्कैवेंजर कहते हैं? गिद्ध को, वल्चर्स। वो क्या करते हैं, जैसे कोई डिकेइंग डेड बॉडी है किसी भी एनिमल की, वो उसको कंज्यूम करते हैं, तो वो क्लीन करते हैं एनवायरनमेंट को, स्कैवेंज कर लेते हैं उसको, उनको स्कैवेंजर कहते हैं। फिर ये लास्ट रिएक्शन है नाइट्रोजन के साथ, तो इस रेशो का कंपाउंड बनता है LnN, जो बहुत अच्छा लग रहा है ना देखने में, इसको नाइट्राइड कहते हैं। जैसे साइनाइड होता है ना, मतलब यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, यहाँ आयनिक होगा थोड़ा, तो LnN नाइट्राइड बनता है।
अब फिर आता है सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। कुछ वाटर सॉल्युबल हैं, कुछ नहीं है वाटर में। सॉल्युबल कौन कौन है? क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्राइट, एसीटेट, परक्लोरेट। इनसॉल्युबल कौन है? देखो कार्बोनेट और फॉस्फेट ये थोड़े कम सॉल्युबल होते हैं क्योंकि ये बड़े आयंस होते हैं। फिर हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, फ्लोराइड ये भी इनसॉल्युबल हैं वाटर में। क्रोमेट, ऑक्सलेट, ये इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, ये वैसे जानकारी के लिए है। फिर ये क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से, आप कुछ प्रैक्टिस करने के लिए। डिस्कस कलर एंड स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी ऑफ लैंथेनाइड आयंस। वाई लैंथेनाइड स्पेक्ट्रा शो लाइन लाइक बैंड। तो आप बताओगे क्योंकि एफ ट्रांजिशंस होते हैं वो लिगेंड इनर ऑर्बिटल्स में होते हैं, बाहर वाले एनवायरनमेंट का उन पे इम्पैक्ट नहीं आता, तो वो शार्प लाइन की फॉर्म में आते हैं। फिर आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर सकते हो लैंथेनाइड्स की। फिर इनके लिए मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करना, ये तो याद ही होगा आपको, ठीक है, याद रखना है बच्चों, ये आता है क्वेश्चन। फिर लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बताइए और इसका कॉज क्या है, किस वजह से हुआ और कॉन्सिक्वेंस क्या है। ठीक है, कॉज आपको पता ही है कि भाई 4f जो है वो उनकी शेप ऐसी है कि वो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आ रहा है एक दूसरे को शील्ड नहीं करते, तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता रहता है, उससे ये लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। फिर कॉन्सिक्वेंस आप बता देंगे। फिर ये वाला क्वेश्चन जो मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है कि लैंथेनम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा बेसिक है, क्यों? कई बार बताएंगे नहीं, पूछेंगे कि कौन ज़्यादा बेसिक है। फिर रिएक्टिविटी की बात पूछ सकते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, जो लास्ट में अभी की प्रॉपर्टी। तो इस टॉपिक से ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप इनको टाइमली तैयार कर लेना। अगर आप डेली बेसिस पे पढ़ाई करेंगे तो अच्छा लगेगा, और लास्ट में करने की सोचेंगे तो मुश्किल लगेगा। आपको पता ही है जैसे अगर हम समय से काम करते हैं तो हमें सक्सेस मिलती है, और अगर आप डिले करते हो किसी भी चीज़ को, कुछ भी हो जाए लाइफ में, हेल्थ है कुछ भी है, तो आपको प्रॉब्लम मिलती है। तो ये टाइम का वैल्यू है, टाइम पे की गई चीज़ आपको सक्सेस देती है, और अगर आपने डिले कर दिया तो वो आपके लिए प्रॉब्लम बन जाती है। तो इसलिए समय से पढ़ना भी इस सेमेस्टर में कोशिश करना। आप एक अच्छी हैबिट डेवलप, कई बच्चों में तो होगी भी ये हैबिट, अच्छी बात है जो कि, तो अगर आपको लगता है आपके अंदर नहीं है तो आप ज़रूर इसको डेवलप करें, टाइम से पढ़ें। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर पूरा होता है। थैंक यू सो मच।